बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले FII के डेटा की। तो जैसा आप देख सकते हैं एफआई ने अपनी चाल में कोई बदलाव नहीं किया है। लगभग 3450 करोड़ की कैश में सेलिंग कर दी है उन्होंने कल। और लगभग हमारे डीआई ने 2884 करोड़ की बाइंग करी है। तो काफ़ी अच्छा खासा गैप है और काफ़ी अच्छे खासे गैप से मार्केट गिरी भी है कल। तो एफआई के डेटा पे पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए डेली बेसिस में। मैं आपको इसीलिए दिखाता रहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल फ़िलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मार्केट अब लगभग 14-15% निफ्टी गिर चुका है और लगभग 20-22% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक क्लाइमेक्स की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और अब ये कह सकते हैं कि इस डाउनफॉल का एंड होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, डाउनफॉल का एंड होना और वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ बढ़ना, उसमें अंतर है। ऐसा हो सकता है कि मार्च आते आते डाउनफॉल का एंड हो जाए, लेकिन मार्केट बढ़ने में समय ले। फिर वो उसी जगह पे कंसोलिडेट करती रहे। मान लो 500 पॉइंट, 700 पॉइंट ऊपर गई, फिर 1000 पॉइंट ऊपर गई, फिर 1000 पॉइंट नीचे आ गई। फिर वो फेज़ भी शुरू हो सकता है। तो अभी तक हम पिछले 5 महीने से जो फेज़ देख रहे हैं उसे बोलते हैं करेक्शन फेज़। करेक्शन फेज़ में मार्केट नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म यूज़ की जाती है शेयर मार्केट में जिसे बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज़। तो कंसोलिडेशन फेज़ जो होता है उसमें मार्केट अपने 1000 पॉइंट का जोन बना लेगी और उसी में ऊपर नीचे करती रहेगी, ठीक है। तो अभी तक जो चल रहा था वो था करेक्शन फेज़। तो मुझे ऐसा लगता है करेक्शन फेज़ कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल के आसपास आकर थम जाएगा। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज शुरू होगा, क्योंकि देखिए पिटाई तो पहले ही कर चुके हैं ये लोग। अब तुरंत बढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि नतीजों का इंतजार होगा जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी शुरू होंगी आपकी अप्रैल में। अप्रैल में भी कोई बहुत बढ़िया नहीं आने वाली है, और क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं आने वाली है उसको ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। उसकी वो जो गंदे नंबर आने वाले हैं अप्रैल में, उसकी पिटाई ऑलरेडी ये फरवरी मार्च में कर दी गई है। तो बहुत ज़्यादा उसके बाद फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो जो बाद में होना था वो पहले ही इन्होंने कर दिया है। अब उसके बाद होगा ये कि मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी और जिस कंपनी के नतीजे अच्छे आ गए वो शेयर चढ़ जाएंगे तेज़ी से। तो अपने को तो कोई लेना देना है नहीं शेयर से, हम तो म्यूचुअल फंड के खिलाड़ी हैं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मैं भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारा 90% 95% पैसा तो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। अगर आपका 90 to 95% पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है तो आप म्यूचुअल फंड के प्लेयर ही कहलाओगे, शेयर के प्लेयर नहीं कहलाओगे। तो हम भी म्यूचुअल फंड के ही प्लेयर हैं, मैं भी म्यूचुअल फंड का ही प्लेयर हूँ। म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है। और फिलहाल यही सिनेरियो है। अब चुपचाप बैठ के देखनी है पिक्चर। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा सा 30,000 रुपये की लमसम पेमेंट भी करी है और कुछ मैंने निफ्टी बीज और बैंक बीज भी खरीदे हैं। तो वो थोड़ा मैंने इन्वेस्टमेंट करी है कल, और प्योरली लार्ज कैप में करी है। जैसा आप लोगों को बताता हूँ वैसे ही एक्शन मेरे हैं। कल कल का वीडियो जिन्होंने मेरा देखा होगा उन्होंने देख भी लिया होगा कि मैंने प्योरली लार्ज कैप में मैंने इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि मुझे लगता है 14-15% तो गिरा ही हुआ है निफ्टी, यहाँ से 2-3% फॉल और आ जाएगा उसके बाद तो अब जाना ही है उसने। तो मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट और किया। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है 22,700 तोड़ के, तो फिर सीधा 22,000 पे ही सपोर्ट है। 22,100 या 22,300 के बीच में जाके वहीं पे सपोर्ट है, तो वहाँ तक चली जाएगी मार्केट। और एक बार मार्केट 22,000 के आसपास चला जाता है ना निफ्टी, देखो फिर घोड़े खुले छोड़ देना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, बड़े से बड़ा फंड मैनेजर क्या बोल रहा है, बड़े से बड़ा एनालिस्ट क्या बोल रहा है। एक बार निफ्टी 22,000 पे चला गया, आपको खरीदना है फिर आंखें बंद करके। लमसम डालना है लमसम डालो, मिड में डालना है मिड में डालो, स्मॉल में डालना है स्मॉल में डालो, लार्ज कैप में डालना है लार्ज कैप में डाल देना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर कोई लेवल नहीं है। मार्केट अपना बॉटम पे पहुंच गया, ऑलरेडी बॉटम पे पहुंच गया। यहाँ से 700 पॉइंट अगर निफ्टी गिरेगा, कि 3% का फॉल आएगा, मेरे ख्याल से 3-3.5% का फॉल होएगा, ये 3-3.5% गिरेगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप आप मान लो 7%, 7-8% गिर जाएंगे। यानी कि उनका 30% का फॉल हो जाएगा, इसका 18% का फॉल हो जाएगा। अब उसके नीचे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाता है दोस्तों, कितना और गिर सकता है। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल तब तक 17-18% गिर चुका होगा। अगर 22,000 का लेवल आ जाएगा, 1-8%, 1-2% और गिरा लो मैक्सिमम। और रिवॉर्ड कितना है,
ऊपर रिवॉर्ड 25-30% का पड़ा है। तो हमेशा ना रिस्क रिवॉर्ड देखा जाता है। जितने भी म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होते हैं ये जब भी किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड को कंपेयर करते हैं। हाँ, अगर हमने इस लेवल पर पैसा डाला तो हमारा रिस्क क्या है। भैया मैंने 1 लाख डाला, मेरा 1,90,000 हो सकता है, 10,000 का रिस्क है। लेकिन मैंने इस लेवल पर डाला, मेरा पैसा कितना बढ़ सकता है, मैंने 1 लाख डाला वो 1,30,000 जा सकता है। यानी कि 10,000 के रिस्क पे 30,000 का मुनाफा है। तो इसको कहते हैं फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और जब भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है तो उस जगह पर आपको पैसा ज़रूर डालना चाहिए। यही फंड मैनेजर भी करते हैं, यही आपको भी करना चाहिए। यानी कि फंड भी यही करेगा और आप भी ये करोगे तो आप एक अल्फा जनरेट करोगे। तो फंड मैनेजर को तो ये काम करना आता है क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से ज़्यादा डालना। अगर निफ्टी 22,000 के आसपास चला जाता है, देखो तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना ना मिड कैप के बारे में, ना स्मॉल कैप के बारे में, ना लार्ज कैप के बारे में। निफ्टी 22,000 पे पहुंच गया, अंधा डालना, जितना डाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर बार बेच के डाल देना है, ठीक है। मैंने और वो फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि म्यूचुअल फंड में आपको उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप डालकर भूल सको। कुछ कुछ लेवल ऐसे आते हैं जहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, तो वो लेवल होगा निफ्टी 22,000 का। तो अगर 22,700 टूटता है, अब एक बार अच्छे से टूट गया ये फुल 100-200 पॉइंट से, फिर तो नीचे जाएगा मार्केट 22,000 तक। एक बार 22,000 तक जाएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या करना है। और ये तो रही बात एफ आई के डेटा की। अब आ जाते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की सिचुएशन है। लगभग 9.79% डाउन है। ठीक है, मतलब जिस तरह की मार्केट में लोगों के शेयर्स के पोर्टफोलियो, इवन जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके शेयर्स के पोर्टफोलियो मैंने देखे हुए हैं, आई थिंक 25-25, 30-30% डाउन है। तो उनके कंपैरिजन में मैंने कुछ ठीक किया है। मेरा पोर्टफोलियो सिंगल डिजिट में ही डाउन है अभी, 9.7%। तो होपफुली जैसी मार्केट में रिकवरी आती है मेरा पोर्टफोलियो दोबारा ग्रीन चला जाएगा। और मैं इनमें से कुछ शेयर लॉन्ग टर्म रखने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे रिलायंस होगा, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा मेरे पास। कुछ शेयर्स तो ऑलरेडी इतना पिट गए हैं, उनको लॉन्ग टर्म रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे टाटा मोटर्स है। बाकी निफ्टी 20, स्मॉल कैप का 20, ये 20 वो 20, ये सब तो ऊपर आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडसइंड बैंक में अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखी जा रही है। रेलवे के शेयर भी देर सवेर चढ़ेंगे। तो देख सकते हो आप कि जिसमें मेरा ज़्यादा पैसा है, जैसे कि ज़्यादा पैसा मेरा किस में है, आप देखोगे इंडसइंड बैंक में मेरा ज़्यादा पैसा है, वो सिर्फ 6% डाउन है। रिलायंस में मेरा ज़्यादा पैसा है, वो सिर्फ 6% डाउन है। तो जहाँ ज़्यादा पैसा है वो शेयर्स कम डाउन है, और जहाँ कम डला हुआ है, बहुत कम डला है, वो 40% डाउन में दिखेगा आपको। जैसे एक जीनस पावर शेयर है, किसी के रिकमेंडेशन में बिट कैप, ये स्मॉल कैप का कैटेगरी का शेयर है। लेकिन अब कई लोग सोचेंगे यार जीनस पावर तो किसी ने बेकार शेयर चिपका दिया मास्टर को। देखो ये बेकार शेयर नहीं है, जीनस पावर बहुत ज़बरदस्त शेयर है। आप कह रहे हो, अब कई लोग पूछेंगे कि भाई देखो, एक तो मेरा कैपिटल बहुत कम लगा हुआ है, 4,500 रुपये लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, लेकिन शेयर A1 नंबर है, A1 क्वालिटी का शेयर है। और कई लोग पूछेंगे भैया 40% डाउन है, आपको क्या लगता है रिकवर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये शेयर में आराम से 5-10% के प्रॉफिट में निकाल दूंगा, बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो इतना पोटेंशियल है इस शेयर में। लेकिन तो फिर कहेंगे कि आप ज़्यादा पैसा क्यों नहीं डालते। देखो, रिस्क कभी भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसने भी मुझे ये टिप दी थी मैं उस बंदे को जानता हूँ, ये पोटेंशियली बहुत अच्छा शेयर है। मैंने इस शेयर के बारे में पढ़ा भी हुआ है, जीनस पावर के बारे में। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कहीं जाके तुम जीनस पावर में डाल दो पैसा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, हर जगह चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके रखनी चाहिए। बाकी अपना ठीक ठाक जगह डला हुआ है। बैंक 20 भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 15। निफ्टी 20 भी, ये निफ्टी 20 और बैंक 20 मैंने कल ही खरीदे हैं। तो ये देखोगे आप, 20 क्वांटिटी मैंने इसकी खरीदी है। तो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है। कल तो मैंने किसी तरीके से एवरेज करता रहा, तो 5 लगाए, फिर 5 उसके नीचे, 2 रुपये नीचे, फिर 5 2 रुपये नीचे, ऐसे करके मैंने खरीदे, ताकि एक ही दिन में जो लालिमा देखने को मिलती थी 1-2% का नुकसान, वो ना देखने को मिले। और देखोगे लगभग फ्लैटिश से ही क्लोज हुए हैं निफ्टी 20 और बैंक 20 मैंने जो खरीदे हैं। तो ये तो बात होगी मेरे शून्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं मेरे ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल थोड़ा नुकसान हुआ है, नोशनल लॉस जिसे बोलेंगे, 18,140 रुपये का। आइए मैं अपने पोर्टफोलियो को लगा देता हूँ शॉर्ट करके, फिर आप देखते रहिए कि कौन से फंड ने मुझे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, किसने नेगेटिव रिटर्न दिया है।
तो टाटा स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जिसने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा जितने भी हैं नीचे, कॉन्ट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्वेस्को इंडिया, निप्पॉन, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखते जाइए सब ने मुझे इतना नोशनल लॉस दिया कल। एचडीएफसी लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कॉन्ट मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, मोतीलाल, एचडीएफसी डिफेंस, एचडीएफसी लार्ज, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू, पराग पारिक, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला, कोटक इमर्जिंग, निप्पॉन इंडिया पावर, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवेज मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। तो देखो कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि यार, और जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा फंड ले रखे हैं, कुछ गलत पिक्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियां मानता हूँ। देखो, इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए अगर उसने गलती की है। देखो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, मैंने कुछ सेक्टोरल फंड और कुछ थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और मुझे उस गलती का एहसास है। लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं अब गलती को तुरंत बदल नहीं सकता हूँ, ठीक है। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा फेवरेबल मार्केट का, ठीक है। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा निफ्टी को दोबारा से 26,000, 27,000, 28,000 की तरफ जाने का। एक बार निफ्टी अपना हाई बनाता है, चाहे वो 1 साल में बनाए, 2 साल में बनाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास पेशेंस है, समय भी है, और मैं इस पोर्टफोलियो को अभी ट्रिम डाउन भी करूँगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, 29 फंड इसमें है लगभग, और 29 फंड होने नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फंड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, ठीक है। गलती हो जाए उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत बेच दो। तुरंत बेच दोगे तो गलती तो हुई है, उसमें नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। अपने को नुकसान नहीं खाना है। म्यूचुअल फंड में भी अगर अपने को नुकसान खाना पड़े तो फिर धिक्कार है अपने एक्सपीरियंस पे, धिक्कार है अपने तजुर्बे पे। म्यूचुअल फंड में हम अपना पोर्टफोलियो में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक करेंगे, ठीक है। जब आपकी 15-20 साल की जर्नी है तो उसमें अगर जब कोई चीज़ सही जाएगी तो आपको फ़ायदा भी देगी, और जब कोई चीज़ गलत जाएगी तो उसको ठीक करने में कभी कभी आपको साल भर का समय भी लगेगा। तो यही इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में हो रहा है कि जो गड़बड़ हो रखी है उसको ठीक करूंगा। लेकिन ठीक करने के लिए मतलब ये नहीं कि आज ही बेच दूंगा लॉस लेके, नहीं। समय देंगे, समय देंगे, 1 साल का समय, 1.5 साल का समय, 2 साल का समय। धीरे धीरे, जब इस जर्नी में तो आप मेरे साथ हो, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरी जर्नी देखते जाएंगे, धीरे धीरे हम इस पोर्टफोलियो को ट्रिम डाउन करेंगे। और इस पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स ही आपको नज़र आएंगे अगले 2-3 साल के बाद। तो बाकी जो आलतू फालतू फंड दिख रहे हैं वो सब निकलेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनका अच्छा समय आएगा। देखो, वो जिस भी सेक्टर के फंड हैं, चाहे वो पीएसयू है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो डिफेंस है, भाई कभी तो ये भी भागेंगे। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर के लिए ख़त्म हो गए। डिफेंस की अगर आप शेयर्स जो ले रखे हैं उनकी आप ऑर्डर बुक देखो तो बड़े ज़बरदस्त लाख लाख करोड़ के उनके पास ऑर्डर पड़े हैं। तो उनके भी तो समय आएगा, उनके भी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो भी तो डिलीवर करेंगे ना। लाख लाख करोड़ के उनके पास ऑर्डर पड़े हैं तो डिलीवर भी तो करेंगे, अच्छे रिजल्ट भी तो आएंगे, उनके भी तो प्रॉफिट आएंगे। तब निकलेंगे ये वाले शेयर, तब निकलेंगे ये वाले म्यूचुअल फंड्स बाहर, और फिर यहाँ से हम उस पैसे को डाइवर्ट कर देंगे दूसरे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, थोड़ा ट्रिम डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से अब चलते हैं अपने इंड मनी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। वहाँ पे तो ज़्यादा कोई कूड़ा है नहीं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मैंने अभी मोटा मोटा अभी बनाया है। 2-3 शेयर पुराने हैं जो 1 आध साल पहले ले रखे थे, वो गलत लिए हुए हैं। उन शेयर्स नहीं, म्यूचुअल फंड, उनको हम ठीक कर देंगे। तो आई थिंक इस पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करता हूँ इंड मनी के, तो इसमें दो ही म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो मुझे गलत दिखते हैं। एक एक दिखता है मुझे आदित्य बिरला पीएसयू, ठीक है। एक इसको निकालना है मुझे यहाँ से, और एक नीचे मेरे को आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड। थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट है क्योंकि ये गवर्नमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड बेकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये गवर्नमेंट की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे सारे पोर्टफोलियो, सारे फंड ठीक हैं। ये सब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की है, कैटेगरी के हैं। तो बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मेरी 47,000 की एसआईपीज़ इस महीने लगी हुई हैं, 34,000 की एसआईपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल वैल्यू है 1,13,000 है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,17,000 है। और जो रिटर्न है वो -3.63% है। और बाकी अब आप देख सकते हो कि रिटर्न जो है -4.26% हैं। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एसआईपीज़ मेरी लग चुकी हैं। अब आप देखोगे ये 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने कल बाय किए थे, आप देख सकते हो 21 फरवरी की डेट है इसमें। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप एक्सट्रीमली लार्ज कैप का फंड है, इसकी बाइंग पूरी हो चुकी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड है, इसकी बाइंग भी पूरी हो चुकी है।
पारंपरिक, जैसा कि उसने कछुआ बना ही रखा है, इसकी बाइंग भी कछुए की तरह होती है स्लो, इसकी एनएवी भी स्लो अपडेट होती है कछुए की तरह, और इसकी चाल भी कछुए की तरह है। तो इन्होंने ना अपना इमेज भी कछुए वाली बना रखी है कि धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। बाकी फंड अगर 20% से भाग रहे हैं तो ये भाई अपना 15% से ही बढ़ रहा है। बाकी अगर गिर रहे हैं तो भी ये अपनी चाल से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भागता भी नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न हर साल दे देता है। तो पराग पारी की यही बात है कि इसे ये हिंदुस्तान के सबसे चुनिंदा बेहतरीन और फेमस फंडों में इसका नाम गिना जाता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। ठीक है, फिलहाल इसकी बाइंग इन प्रोग्रेस है, लेकिन 10,000 रुपये यहाँ पे भी इन्वेस्टेड है। अच्छी चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ आपको, SIP। क्योंकि अब मैंने सुनने में आया कि हम 26 तारीख को जो है हमारा शेयर बाज़ार बंद है। अब शेयर बाज़ार अगर 26 तारीख को बंद है तो 26 तारीख की SIP जो इसमें लगी हुई हैं, इन SIPs की आई थिंक कटेंगी फिर ये 27 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक दिन पहले तो नहीं कर सकती, एक दिन बाद ही कटेंगी। तो फिलहाल देख लेते हैं, चलिए जब भी आता है महाशिवरात्रि को, जहाँ तक मुझे पता चला है कि शेयर बाज़ार बंद है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है महाशिवरात्रि के दिन शेयर बाज़ार बंद है, 26 फरवरी के दिन। आज है 22, कल 23, 24, 25, 26, 26 बुधवार के दिन महाशिवरात्रि है। तो सोमवार के दिन अपनी SBI स्मॉल कैप की SIP कट रही है। ठीक है, और सोमवार के दिन ही अपनी टाटा स्मॉल की SIP कट रही है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की भी SIP कट रही है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की भी SIP 24 की कट रही है, बंधन कोर इक्विटी की भी SIP कट रही है, और मोतीलाल ओसवाल की भी कट रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः फंड्स की मेरी SIP जो है सोमवार के दिन कटने वाली है, यानी कि 24 फरवरी को। तो मेरी तरफ से SIPs में कोई कंजूसी नहीं है, जितना मैंने शेड्यूल किया हुआ है उतना मेरी लगातार जारी है। ठीक है, मार्केट में अब क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है फॉल का। ठीक है, पिक्चर जो है 75-80% ख़त्म हो चुकी है, ये मान लो। अब आखिरी का 20% का क्लाइमेक्स है, अभी तक झेला है, तो 20% का और झेलो। ठीक है, हो सकता है और फॉल आए, लेकिन वो अंतिम फॉल होगा। ठीक है, वो क्लाइमेक्स होगा, और यहाँ तक टिके हुए हो 1-1.5 महीना और टिक जाओ, उसके बाद तो कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी मार्केट। भले ही ऊपर ना जाए, लेकिन वो उसी जगह पे घूमती रहेगी। ठीक है, उसके बाद वो मई जून जुलाई जब भी उसको ऊपर ले जाना है ऊपर ले जाएंगे। देखो एक बात समझ के चलो, मार्केट हमेशा नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि इंडेक्स को मैनेज करना कहीं ना कहीं सरकार की भी मजबूरी होती है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये शेयर मार्केट पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी LIC है, ठीक है, वो भी शेयर मार्केट पर ही डिपेंडेंट है। जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी शेयर मार्केट पर ही डिपेंडेंट है। जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो सब शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है। तो किसी न किसी तरीके से इंडेक्स को चलाने की कोशिश की जाएगी, मार्केट से 10-12% के रिटर्न साल के निकाल के निकलने की कोशिश की जाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा मार्केट बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, और सरकार अब उसके लिए कदम उठा भी रही है। देखो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन शेयर मार्केट जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले जनवरी और फरवरी में। बाकी किसी भी मार्केट में कोई इतनी कोताहल नहीं मचा हुआ, किसी भी मार्केट में इतना बिकवाली नहीं हो रही है, लेकिन हमारे ही मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में बिकवाली हो रही है। लेकिन इस देखो, ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बिकवाली हो रही है, लेकिन जब हम भागेंगे ना, तब इंडियन शेयर मार्केट के सामने कोई मार्केट नहीं आने वाली। एक दिक्कत ज़रूर है कि FI की सेलिंग नहीं घट रही है, और उसकी वजह है हमारे सरकार की गलत नीतियाँ, जहां उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2.5% वापस देके दोबारा 10% भी कर देते हैं ना, उसका इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुरंत FI की सेलिंग भी रुकवा देगा। ठीक है, वो 2.5% छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। वो अब देखो, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए 2.5% कोई छोटा छोटा फिगर नहीं है। हम लोगों के लिए तो शायद वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उम्मीद है कि सरकार इस पे भी कुछ फैसला करेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही ऐसी चीज़ है जो हमारे FIS को चुभ रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्योंकि बाकी जो एवेन्यूज़ है वहाँ पे उनको इतना टैक्स नहीं भरना पड़ता है, या ना के बराबर टैक्स भरना पड़ता है। इंडियन मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, नो डाउट, बट इंडियन मार्केट में टैक्स भी हैवी लगते हैं, ये भी एक बात है। तो समवेयर डाउन द लाइन अगर हमारी सरकार को ऐसा लगता है कि, और हमारी सरकार को अगर ऐसा लगने लगा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अपने पैसे से ही बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। आपको वॉल्यूम बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, हुआ क्या, आपका शेयर मार्केट तो बुरी तरह पिट गया। अब आपका रिटर्न ही नहीं निकल रहे लोगों के, जब रिटर्न ही नहीं निकल रहे तो आपको क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करेंगे? इससे अच्छा आप उसको 10% ही रहने देते, 10% ही रहने देते,
फॉल आता, लेकिन अब तक रिकवरी हो गई होती अगर 10% ही रह जाता, और रिकवरी हो गई होती तो लोगों का प्रॉफिट बन जाता, लोगों का प्रॉफिट बन जाता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बनता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता तो उनका भी बनता, एफआईज का भी बनता, तो आप वहाँ से कमा लेते। तो आपने रेट तो बढ़ा लिया, लालच में आके रेट बढ़ा दिया, लेकिन जब लोगों के प्रॉफिट ही नहीं रहे तो आप 12.5% कमाओगे कैसे? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप टैक्स बढ़ा दोगे लेकिन उसकी वजह से एफआई भी भाग जाते हैं लोगों के पास। आज की तारीख में कोई पैसे डालने को तैयार नहीं है शेयर मार्केट में, ठीक है, सब डरे हुए हैं। थोड़ा बहुत कोई डाल रहे हैं, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से हमारी तरह एसआईपी कर रहे हैं, बस यही एक कर रहा है। कोई है लमसम वाला जो आज की तारीख में, हमारे जो कितने कलीग्स होते थे पिछले 2-3 साल में, ठीक है, ऑफिस में बैठे बैठे मैं देखता था, कहता था आज मैंने 50,000 के शेयर खरीद दिए, आज मैंने 40,000 के शेयर खरीद लिए। आज पूछ लो किसी से, भाई तूने खरीदा कुछ, कान पकड़ लेते हैं, जीभ बाहर निकल आती है, तौबा तौबा कर लेते हैं, कोई नहीं डालता भाई, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में ले आए हो शेयर मार्केट, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बारे में अब समझ रही है और कोशिश कर रही है, लेकिन गलती तो हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और वो जो रोकथाम है वो दूसरी जगह कर रहे हैं, टैरिफ कम कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं कि ट्रम्प बुरा ना मान जाए। अरे यार, तुम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर दो 2.5%, उसके बाद टैरिफ पे टच ना भी करो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन गलत जगह फोकस जा रहा है, टैरिफ्स कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, अरे तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5% कम करो, फिर देखो जादू। पर मुझे लगता है कि क्या करेगी सरकार, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरे पोर्टफोलियो का सिचुएशन, और कल, आज भी छुट्टी है शेयर बाज़ार की, कल भी छुट्टी है, तो कल भी कोई ऐसे अपडेट तो नहीं आएगा। बाकी मैं कुछ आने वाले हफ्ते की अपनी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार, धन्यवाद।